और ये कहीं से भी गलत नहीं है। अगर हेमंत सोरेन जी आज स्थानीय लोगों के बारे में कोशिश कर रहे हैं कि नियोजन में इनको लाभ मिलना चाहिए, कहीं से भी अनुचित जो 2000 पहले और 1911 के बीच की परिस्थितियों के कारण जो झारखंड में रह गए हैं, वे यहाँ के लिए विदेशी नहीं हो जाएं, उनके बारे में घृणा की भावना नहीं। उसमें हुई बहालियों में कितने ऐसे हैं जो यहाँ के नहीं हैं। अगर याचिका दर्ज करने वाले में ये कहते हैं कि 20 में 19 लोग बाहर के हैं, तो वो बाहर के हैं कि नहीं हैं। जो नियुक्तियां हुई हैं आप सार्वजनिक कर दीजिए। वो तो कार्मिक विभाग मांग ले जेएससीसी से कि भाई आपने जो नियुक्तियां की हैं उसमें कितने ऐसे हैं जो स्थानीय नहीं हैं। सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और झारखंड में सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं और साथ ही साथ इसमें कई मुद्दे जो हैं वो सामने आए हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा अगर बात करें तो युवाओं के नियोजन नीति को लेकर के, जिसको लेकर आज हमारे साथ बात करने के लिए निर्दलीय विधायक सरयू राय मौजूद हैं। हम लोग इनसे सीधे जुड़ेंगे। सर, सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं और 29 दिसंबर को इसको लेकर के कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री करेंगे। इस पूरे 3 साल के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, मुख्यमंत्री जी युवा हैं, उत्साही हैं, प्रिय व्यक्तित्व के हैं। मैं तो उनके प्रति बहुत स्नेह रखता हूँ और बातचीत में शिष्टाचार का प्रदर्शन करते हैं, एक बड़ी बात है। 3 साल का आप परफॉर्मेंस आप देखेंगे सरकार का, तो 2 साल तो कोरोना के उहापोह में चला गया। बहुत सारे काम जो हो सकते थे उससे में नहीं हुए, मगर कोरोना का काल समाप्त हुए भी अब 1 साल से ज़्यादा हो गया है। इसलिए अब वस्तुस्थिति की कसौटी पर मुख्यमंत्री, उनकी सरकार का की जो उपलब्धियां हैं, उनका परफॉर्मेंस है, वह तो गिना जाएगा, लोग बात करेंगे। मेरे मुताबिक पिछले फरवरी से इस राज्य के मुख्यमंत्री एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जो उनके लिए बहुत प्रिय नहीं है, अनुकूल नहीं है। उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज हुई। शिकायत दर्ज करने के समय जितनी गंभीरता थी, उससे अधिक बढ़ चढ़ कर बयानबाजी की गई। इनकी सदस्यता चली जाने वाली है, ये मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। इस बीच में ईडी की जांच शुरू हो गई। ईडी की जांच जिस बात को लेकर शुरू हुई, मगर उससे भी एक धक्का लगा और मुख्यमंत्री के मन में ये बात आई कि भारत की सरकार या भाजपा के लोग मुझे पद से हटाना चाह रहे हैं, मेरी सरकार को तोड़ना चाह रहे हैं। विधायक इस बीच गिरफ्तार हुए। अब इस बीच में कोई भी व्यक्ति अवश्य विचलित होगा और मुझे लगता है कि 2-3 महीने के मंथन के बाद मुख्यमंत्री ने अपना नैरेटिव शुरू किया, जिसको अपना कथ्य कहते हैं या अपना अफसाना कहिए। उन्होंने उसकी शुरुआत की और मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति उनकी जगह होता तो वही करता जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं। 1932 के खतियान की उन्होंने बात की, पिछड़ों के 27% आरक्षण की उन्होंने बात की। उन्होंने देखा कि पहले ये बातें न्यायालय में ध्वस्त हो चुकी हैं, तो उन्होंने एक इसमें नया पहलू इसका दिया कि भाई इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डालिए। उस समय भी मैंने ट्वीट करके कहा था मुख्यमंत्री जी से कि अब 9वीं अनुसूची भी अभेद कवच नहीं रह गई है। सर्वोच्च न्यायालय के 9 जजों की बेंच ने 2007 में जजमेंट दिया है कि 1973 के बाद से जो भी मामले, जो भी मसले आएंगे इसमें 9वीं अनुसूची में शामिल होंगे, उसकी न्यायिक समीक्षा होगी कि ये संविधान के मूलभूत ढांचे पर आघात है कि नहीं, या कोई एक व्यक्ति है उसके जो मौलिक अधिकार हैं उस अधिकार पर आघात है कि नहीं है, ये बात तो उसमें देखी जाएगी। इस बात को मैंने उस समय कहा था मुख्यमंत्री जी से और मैं आज भी कहता हूँ, और मैंने 2 दिन पहले ट्वीट किया है कि मुख्यमंत्री जी ने अपना जो ये कथ्य कहा है या अपना जो अफसाना जाहिर किया 1932 खतियान को लेकर, उन्होंने इसे लंबी दूरी तक फेंका है और समाज जीवन के गहराई में भी ये बात गई है। अब मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वे इसको समेटें। फेंक दिया है लंबा, अब उसको समेटना चाहिए। और समेटने से मेरा ही तात्पर्य है कि उनको देखना चाहिए कि मैं जिन बातों को कह रहा हूँ वे संविधान के प्रावधान पर, उनकी कसौटियों पर कितना खरा उतरेंगे। अगर खरा नहीं उतरेंगे तो आज नहीं तो कल कोई न कोई न्यायालय
इनके विपरीत निर्णय देगा, फिर वही स्थिति रह जाएगी। इतने लंबे समय हो गए, आज तक नियोजन नीति हम नहीं स्थापित कर सके और न्यायालय इसको खारिज कर दे रहा है। तो मैं इसमें दो एक बातें कहूँगा जो मेरे अलावे कोई दूसरा जो यहाँ का स्थानीय है, कोई अनुसूचित जनजाति का कहे तो बेहतर समझदारी बनेगी इसके बारे में। मगर आपको कहना चाहता हूँ कि नियोजन नीति कोई भी हो, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का जो उसमें हिस्सा है वह हिस्सा तो सुरक्षित है। आबादी के आधार पर इनको उसमें नियोजन मिलना ही मिलना है, उतना प्रतिशत मिलना है। तो नियोजन नीति अगर तय नहीं हो पा रही है तो सबसे नुकसान इसका अनुसूचित वर्गों के साथ हो रहा है, उनका नुकसान सबसे अधिक हो रहा है, उनकी नौकरियां सबसे अधिक जा रही हैं। अब उसके बाद जो वर्ग बच जाते हैं 60%, 40% के आसपास आबादी है इन दोनों वर्गों की, तो उसके बाद जो वर्ग बच जाते हैं अब उनके हित इनसे कितने प्रभावित होते हैं, इसको भी हमको नियम कानून परंपरा की कसौटी पर कसना चाहिए और तब तय करना हुई कि स्थानीय कौन है, स्थानीय कौन नहीं है। इसमें मैं एक बात की ओर हमेशा ही ध्यान देना चाहता हूँ कि 2000 में झारखंड से बिहार अलग हुआ, उसके पहले 1935 में उड़ीसा अलग हुआ था, उसके पहले बंगाल 1911 में अलग हुआ था। तो 1911 से लेकर आज तक की जो स्थिति रही है, जो हिस्से झारखंड के साथ रहे हैं उनके बारे में हमको सोचना होगा। 2000 तक झारखंड बिहार के साथ था, यहाँ के सभी ज़िले बिहार के ही ज़िले थे, तो बिहार का कोई भी निवासी इन ज़िलों में खुलकर आ सकता था, रह सकता था, बस सकता था, नौकरी कर सकता था। 2000 के बाद जब यह अलग हिस्सा हो गया तो 2000 के पहले के संबंधों को हम एक झटके में कैसे मिटा सकते हैं। जो बिहार एक होने की परिस्थिति में यहाँ आए, रहे, बसे, उनकी संख्या केवल बिहार ही नहीं, बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, आपका ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, सबके जगह के लोग यहाँ आए क्योंकि यहाँ उद्योग धंधे लगे, नौकरियों का अवसर था, यहाँ आए, लंबे समय तक रहे। बिहार ने भी अपनी स्थानीयता खतियान के आधार पर ही तय किया था। उन्होंने किया था 1982 में कि जिला में खतियान आधार होगा, जिला आधारित स्थानीयता होगी। तो उस समय तो लोग इसके आधार पर आए, गए, बसे। और राज्यों को छोड़ दीजिए, जो बिहार के लोग थे वो तो अपने ही राज्य में आए और बसे, राज्य का ही अभी जिला था। तो 2000 के पहले जो हुआ उसको एक झटके में किसी निर्णय से खारिज कर देना मुनासिब नहीं होगा। ये मैं सामाजिक स्तर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद कानूनी और संवैधानिक पहलू आता है कि ऐसा करना संविधान के अनुरूप कितना होगा। संविधान ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में इसको बता दिया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब हेमंत सोरेन जी इसको समेटना शुरू करें। जितना लंबा उन्होंने फेंका है उसका फ़ायदा मिला है। आज उनका जनाधार बहुत अधिक झारखंड में बढ़ा है। तो इस जनाधार को विश्वास में लेकर उनको अब फेंके हुए को समेटना चाहिए और समेट कर संविधान की परिधि में ले आना चाहिए। जब तक संविधान की परिधि में हेमंत सोरेन जी नहीं रहेंगे तब तक उनका किया कोई भी निर्णय टिकाऊ नहीं होगा। फिर भावनाएं बढ़ेंगी। मैं हमेशा ही बात करता हूँ, लोग कहते हैं मेरे बारे कि मैं भी बाहरी हूँ, मैं भी बक्सर का हूँ। ये सत्य है। मुझे पार्टी ने 1995 में और उसके पहले सामाजिक कार्य से 1991 में इस क्षेत्र में रहा था। पार्टी ने दायित्व दिया, मैं MLC बना। MLC में झारखंड के कोटे से बना। जब राज्य अलग होने लगा तो वहाँ विधान परिषद नहीं बनी। 1998 और 1999 में 2 बार विधानसभा में, विधान परिषद में प्रस्ताव आया। उस समय जो बिहार पुनर्गठन आयोग बना उस समय तो हम लोगों की सदस्यता खत्म कर दी गई थी कि साहब बिहार में ये था और आप लोग झारखंड के कोटे से हैं, इसलिए बिहार विधान परिषद के सदस्य नहीं रह सकते हैं और झारखंड में विधान परिषद बन नहीं रही है तो आपकी मेमोरी ख़त्म हो गई। बाद में हम लोग आडवाणी जी के पास गए तो उन्होंने एक रास्ता निकाला कि ये सीटें तो समाप्त हो जाएंगी मगर जब तक ये लोग इस पर सदस्य हैं, इनका कार्यकाल जिस दिन समाप्त हो जाएगा उस दिन बिहार विधान परिषद से ये सीट भी समाप्त हो जाएगी। तो हम लोग की सदस्यता बची और हम तो जिस दिन से आए हम लोग ये मान के आए हम यहाँ हैं, यहाँ रहेंगे। यहाँ रहेंगे तो यहाँ के हित की बात करेंगे, यहाँ रहकर बिहार के हित की बात हम क्या कर सकते हैं। इसलिए बिहार, यूपी और अन्य राज्यों के बारे में
एक जो तनाव की स्थिति बन रही है उसमें शिथिलता लानी चाहिए। और ये प्रयास हेमंत सोरेन जी कर सकते हैं, आज इतना उनको समर्थन है। जब लालू प्रसाद 1992, 93, 91 में बने मुख्यमंत्री, 92-93 तक हम यही कहते थे कि लालू प्रसाद जी को जितना अपार जन समर्थन मिला है, अगर रचनात्मक दिशा में इसको ले जाएं तो बिहार का विकास बहुत बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। जिस तरीके से सर नियोजन नीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि झारखंड के जो सामान्य वर्ग हैं उनके लिए ये नियोजन नीति लाई गई थी, चूंकि ओबीसी, एसटी, एससी सभी लोगों को रिजर्वेशन प्राप्त है तो उन लोगों को उतनी परेशानी नहीं होगी, लेकिन झारखंड के जो सामान्य वर्ग है उनके लिए ये नियोजन नीति थी और बाहरियों ने आकर के इस पर याचिका दायर की है। देखिए, इस बारे में एक चीज़ सोचना चाहिए कि कोई भी पार्टी या दल या व्यक्ति सरकार बनाता है तो वह अपने समर्थन वाला जो वर्ग है या अपना जनाधार है उसके बारे में ज़रूर वह कुछ ना कुछ करना चाहता है, और ये कहीं से भी गलत नहीं है। अगर हेमंत सोरेन जी आज स्थानीय लोगों के बारे में कोशिश कर रहे हैं कि नियोजन में इनको लाभ मिलना चाहिए, कहीं से भी अनुचित नहीं है। मगर मैं पहले भी कह रहा था कि इसकी जो संविधान की परिधि है उसके भीतर ही ये पैर पसार सकते हैं। संविधान ने जो दायरा तय किया उसमें आप पैर पसारिए, इसमें कहाँ किसी को एतराज़ है। और जब हम स्थानीय और जो स्थानीय नहीं है उनकी बात हम करते हैं तो ये तय करने की तो कसौटी होगी ना। अगर हम खतियान करेंगे 1932 का, केवल खतियान करेंगे तो यहाँ तो कहीं 1964 में खतियान बना है, कहीं 74-75 में बना है, लातेहार में तो 2005 में बना है, तो बहुत सारे लोग वंचित रह जाएंगे। इसलिए मेरा इसमें आग्रह यही रहता है कि आप 100% करने की बात सोचिएगा यहाँ के स्थानीय जिसको मानते हैं उसके लिए, तो संविधान इसको मंजूर नहीं करता है। क्योंकि संविधान कहता है कि आप किसी भी देश में रह सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, ये मौलिक अधिकार हमारा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अधिकतम की बात करिए कि मैं जो यहाँ के स्थानीय हैं उनका मैं अधिकतम हित करूँगा। अब उसको मैक्सिमाइज़ करने, ऑप्टिमाइज़ करने, अधिक से अधिक करने में क्या क्या हो सकते हैं उसका एक सबसे एक तो पैमाना है कि जो संविधान ने कहा है, और जो दूरी है संविधान ही रख रहा है, डिस्टेंस, दिस फार एंड नो फर्दर, यहाँ तक आप कर सकते हैं साहब, इसके बाद नहीं कर सकते। तो उसके भीतर अधिकतम करें, कहाँ ऐतराज़ है, सबका सब मानेगा। मगर ये भी नहीं लगना चाहिए कि जो 2000 पहले और 1911 के बीच की परिस्थितियों के कारण जो झारखंड में रह गए हैं वे यहाँ के लिए विदेशी नहीं हो जाएं, उनके बारे में घृणा की भावना नहीं हो जाए, एक उनके प्रति हमेशा ही अस्वीकार्य होने की भावना नहीं रह जाए, इसको भी देखना पड़ेगा। इनकी संख्या जितना भी हो, लोग कहते हैं 25% है, कोई 20% है, कोई 10% है, हम कहते हैं 5% ऐसे लोग यहाँ हैं तो उनके हितों का ख्याल तो रखना होगा। और मेरे जैसा व्यक्ति 100% के बले अधिकतम की बात करेगा तो 95% अगर यहाँ का होगा तो 5% में तो उनका ध्यान रखना ही पड़ेगा। यही संविधान कहता है, यही संविधान की भावना है। इसलिए हमेशा ही कहता हूँ कि आपने जितना फेंक दिया है साहब वो बड़ी गहराई तक गया है, अब आप इसको समेटिए और संविधान की मर्यादा के अनुरूप एक निर्णय लीजिए कि विवाद हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, चाहे वो 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति हो या फिर नियोजन नीति हो, तमाम चीज़ों को लेकर के सरयू ने अपनी बातों को जो है वो स्पष्ट रूप से रखा है और जो यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर रखे हैं। जी सर, और हम संक्षेप में बात करना चाहेंगे कि देखिए, एक कहावत हम लोग के यहाँ है गाँव में कि कौआ कान लेके जा रहा है। ये हल्ला हो गया, पूरा गाँव कौआ के पीछे पड़ा कि हमारा कान लेके जा रहा है, किसी ने अपना कान नहीं देखा, मेरा कान अपनी जगह पर है कि नहीं है। उसी तरह से 2022 से अब तक, यह हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी तब से अब तक, या रघुवर दास जी ने स्थानीय नीति घोषित किया तब से अब तक, जितने नियोजन इसमें हुए हैं, एक बार ओपन प्लेटफार्म पर खुला उसको प्रकाशित कर देना चाहिए कि जो नियुक्तियां हुई उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ के स्थानीय नहीं हैं। ये बात साफ हो जाएगी कि भाई पहले जो स्थानीय नीतियाँ तय की गई रघुवर जी के समय में या उसके पहले, उसमें हुई बहालियों में कितने ऐसे हैं जो यहाँ के नहीं हैं। अगर याचिका दर्ज करने वाले में ये कहते हैं कि 20 में 19 लोग बाहर के हैं,
तो वो बाहर के हैं कि नहीं हैं, मगर एक व्यक्ति तो रमेश हांसदा यहाँ के हैं। इसी तरह से जो नियुक्तियाँ हुई हैं, मैं तो मांग कर रहा हूँ कि आप सार्वजनिक कर दीजिए। वो तो कंप्यूटर में एक बटन दबाएगा JSSCC, तो उससे सारी सूचनाएं बाहर आ जाएंगी। आप JSSC को कह दीजिए, या कार्मिक विभाग में उसकी सूचनाएं आती हैं, कार्मिक विभाग को मेहनत करनी पड़ेगी, गिनना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। तो कार्मिक विभाग मांग ले JSSCC से कि भाई आपने जो नियुक्तियाँ की हैं उसमें कितने ऐसे हैं जो स्थानीय नहीं हैं, आप उनकी सूची जारी कर दीजिए। तो ये विवाद जो हो रहा है कि बाहर ही आके सब ले जा रहे हैं, ये विवाद ही इससे समाप्त हो जाएगा। इसलिए व्यवहारिक धरातल पर हम बात करेंगे और हेमंत सोरेन जी करें, समेटें जो फेंका है उसको और संविधान की परिधि में करें, व्यवहारिकता की धरातल पर करें, तो ये समस्या आसानी से सुलझ सकती है। मेरे जैसा व्यक्ति मानता है कि अधिकतम हित होना चाहिए जिसको आप यहाँ का स्थानीय मानते हैं उसका, मगर 100% संभव नहीं है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है कि जितनी भी पहले नियोजन नीति बनी है उसके माध्यम से जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उसको लेकर के यहाँ पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये सारी बातें आनी चाहिए, क्योंकि लगातार बाहरी भीतरी का जो मामला है वो सुनने और देखने को मिल रहा है, और जिसको लेकर के अभ्यर्थियों में भी काफ़ी निराशा है और इन तमाम चीज़ों को लेकर के अपनी बातें यहाँ पर सरयू राय ने रखी है। तो देखना ये है कि आखिर नियोजन नीति को लेकर के ये जो संघर्ष है वो कब तक चलता है, और जो अभ्यर्थी जो बाहर के हों चाहे झारखंड के हों, उन लोगों को क्या कुछ इससे मिलता है। तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। मैं पूजा, नमस्कार।